सारनाथ रेलवे स्टेशन की पीली रोशनी अब माया और ईशान के लिए सिर्फ एक शुरुआती याद थी, एक धुंधली सी तस्वीर जो उनके वर्तमान के रंगों में घुल मिल गई थी। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनकी मुलाकातें अब प्लेटफॉर्म की शांत उदासी से हटकर कैफे की गुनगुनाती भीड़, पार्क की हरी भरी शांति और कभी कभार किसी कला प्रदर्शनी की औपचारिक चमक में होने लगी थी। पहली बारिश उन्हीं मुलाकातों में से एक की कहानी थी, जब मानसून की पहली बौछार ने उनके बढ़ते रिश्ते को एक नया रंग दिया और उनके जीवन में कुछ नए चेहरे और अप्रत्याशित घटनाओं की दस्तक हुई। उस दिन माया ईशान का इंतजार एक पुराने कैफे में कर रही थी, जिसका नाम शब्दों का संगम था। इसकी दीवारों पर पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे थे और जहां कॉफी की खुशबू में किताबों की भीनी भीनी महक घुली हुई थी, मानो हर टेबल अपनी पिछली कहानियों को चुपचाप सुना रहा हो। माया ने आज रविंद्रनाथ टैगोर की नौकाडूबी उठाई थी। उसने एक हल्की नीले रंग की खादी की कुर्ती पहनी थी, जिस पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। कुर्ती की सादगी उसकी शांत और गंभीर स्वभाव को दर्शा रही थी, जबकि उसके कंधे पर रेशमी दुपट्टा हल्के गुलाबी रंग का था, जो उसके चेहरे पर एक सौम्य आभा बिखेर रहा था। उसने अपने बालों को करीने से पीछे बांधा था और उसके कानों में छोटे से चांदी के झुमके चमक रहे थे। उसके हाथ में पहनी हुई पुरानी चमड़े की घड़ी उसके समय के प्रति पाबंद और व्यवस्थित स्वभाव की गवाही दे रही थी। वह ईशान के आने से पहले कुछ पन्ने पढ़ चुकी थी और कहानी के किरदारों के अंतर्द्वंद में खोई हुई थी, खासकर हेमनलिनी के अप्रत्याशित प्रेम और नियति के क्रूर खेल पर विचार कर रही थी। जब ईशान आया तो उसके बालों पर हल्की बूंदें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था, जंगली फूलों का, जिन्हें उसने शायद रास्ते में तोड़ा था, जिनमें कुछ पीली कंघी के फूल और नीले अपराजिता शामिल थे। उसने आज एक आरामदायक हल्के भूरे रंग का लिनन का कुर्ता पहना था, जिसकी बाहें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसके जीन्स हल्के नीले रंग के थे और थोड़े ढीले ढाले, जो उसकी बेफिक्री और कलात्मक स्वभाव को दर्शाते थे। उसके कंधे पर उसका हमेशा साथ रहने वाला पुराना कैनवस का बैग लटका हुआ था, जिसमें उसके कैमरे और कुछ स्केचबुक होने की संभावना थी। आज उसके पैरों में चमड़े के पुराने सैंडल थे, जो उसकी लापरवाह लेकिन जमीनी शख्सियत को बयां कर रहे थे। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश अचानक शुरू हो गई और रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। उनकी छतरी टूट गई थी तो थोड़ी मदद करनी पड़ी। कोई बात नहीं, माया ने मुस्कुरा कर कहा, अपनी किताब को मेज पर रखते हुए। मैं तो बस टैगोर में डूबी हुई थी। उन्होंने कॉफी ऑर्डर की और उनकी बातचीत स्वाभाविक रूप से किताबों से शुरू हुई। माया ने नौकाडूबी के जटिल रिश्तों और भाग्य के क्रूर खेल पर अपने विचार साझा किए, खासकर नायिका के अनपेक्षित प्रेम और सामाजिक बंधनों के टकराव पर। ईशान ने बताया कि कैसे टैगोर मानवीय भावनाओं की गहराइयों को इतनी सरलता से छू जाते हैं और कैसे उनकी कहानियां अक्सर जीवन के अनिश्चित और अप्रत्याशित पहलुओं को उजागर करती है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें खिड़की के शीशों पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई बेचैन संगीत बज रहा हो और कैफे के अंदर की गुनगुनाती आवाज और भी धीमी हो गई। कैफे में मौजूद लोग
उठकर खिड़कियों के पास खड़े हो गए। बारिश के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। उनमें से एक युवती जिसने चमकीले पीले रंग की रेनकोट पहनी थी और जिसके हाथ में एक छोटा सा स्केच पैड था, बड़ी उत्सुकता से बाहर का दृश्य अपनी उंगलियों से हवा में रेखांकित कर रही थी। यह तो जोरदार बारिश है, ईशान ने कहा खिड़की से बाहर देखते हुए। उसकी नजर उस युवती पर पड़ी जो स्केचिंग कर रही थी। देखो, कोई कलाकार भी इस मौसम का आनंद ले रहा है। हाँ, माया ने जवाब दिया, मुझे हमेशा से पहली बारिश बहुत पसंद है। सब कुछ धुल जाता है और हवा में एक नई ताजगी आ जाती है। तभी उनकी मेज के पास एक अधेड़ उम्र के सज्जन, जिन्होंने एक क्लासिक ट्रेंच कोट पहना था और हाथ में एक पुरानी ब्रीफकेस पकड़ी हुई थी, गुजरे। उनकी निगाहें किसी गुमशुदा चीज को ढूंढ रही थी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी थी। उनकी बातों के बीच एक हल्की चुप्पी छा गई। ईशान ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। क्या तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात भी एक तरह से अप्रत्याशित थी? माया मुस्कुराई। हाँ, एक भूले बिसरे नोट और एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। और अब देखो, ईशान ने कहा, हम यहाँ हैं, बारिश की आवाज में अपनी कहानियां बुन रहे हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और माया के हाथ को हल्के से छुआ। माया ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उनकी उंगलियां आपस में घुल गईं। उस पल कैफे के दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। रिया, माया की कॉलेज की एक पुरानी दोस्त, जो अब एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता थी। रिया ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया और उनकी मेज की ओर बढ़ आई। अरे माया, तुम यहाँ? रिया की आवाज में हमेशा की तरह उत्साह था। उसने ईशान की ओर देखकर पूछा, और ये? यह ईशान है, मेरे दोस्त, माया ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। ईशान, यह रिया है, मेरी कॉलेज की दोस्त। ईशान ने रिया को नमस्कार किया। रिया ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह मौसम तो बिल्कुल रोमांटिक है, उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। हम बस कॉफी पी रहे थे और किताबों की बातें कर रहे थे, माया ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। किताबें? हमेशा की तरह, रिया हंसी। मैं तो यहाँ एक जरूरी काम से आई थी। पास के इलाके में कुछ झुग्गी बस्तियों में बारिश के कारण बहुत परेशानी हो रही है। मैं कुछ स्वयं सेवकों को इकट्ठा करने आई हूँ। ईशान की आंखों में एक सहानुभूति की चमक आई। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा। रिया की आंखें चमक उठी। सच में? यह तो बहुत अच्छा होगा। हमें कुछ लोगों की जरूरत है जो राहत सामग्री पहुंचा सकें और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकें। माया ने ईशान की ओर देखा। वह जानती थी कि ईशान हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, उसने कहा। ईशान ने माया का हाथ हल्के से दबाया। क्या तुम बुरा मानोगी? बिल्कुल नहीं, माया ने कहा। यह तो बिल्कुल नेक काम है। बारिश तेज होती रही और कैफे की गुनगुनाती आवाज अब रिया के उत्साही स्वर और ईशान की सहमति से भर गई। उन्होंने मिलकर राहत कार्य की योजना बनाई। रिया ने उन्हें बताया कि पास के जीवन ज्योति नामक एक अनाथालय में भी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है और वहां बच्चों को तत्काल मदद की जरूरत है। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो ईशान ने रिया से कहा, चलो चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। उसने माया की ओर देखा।
मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। ठीक है, माया ने कहा, थोड़ी उदासी के साथ। वह उस पल को थोड़ा और जीना चाहती थी, लेकिन ईशान के सेवा भाव का वह सम्मान करती थी। वे कैफे से बाहर निकले। सड़कें अभी भी गीली थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। रिया तेजी से आगे बढ़ी और ईशान उसके साथ कदम मिलाता हुआ चला गया। उसका कैनवस बैग उसके कंधे पर झूल रहा था। माया शब्दों का संगम में अकेली बैठी रही, अपनी कॉफी का प्याला पकड़े हुए। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। ईशान का सेवा भाव, रिया का उत्साह और उस अधूरी मुलाकात का एहसास। तभी उसकी मेज के पास वही अधेड़ उम्र के सज्जन वापस आए जिन्होंने पहले ब्रीफकेस पकड़ी हुई थी। उनका चेहरा और भी उदास लग रहा था। माफ कीजिए, उन्होंने धीरे से कहा, क्या आपने यहाँ एक छोटी सी नीले रंग की डायरी देखी है? वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। माया ने नकारात्मक में सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं देखी। सज्जन ने एक गहरी सांस ली और धन्यवाद कहकर चले गए। माया को उनकी उदासी महसूस हुई और उसने सोचा कि उस डायरी में जरूर कुछ खास होगा। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह से रुक गई और धूप निकल आई। माया भी कैफे से बाहर निकली। सड़कें अब चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन अभी भी ईशान और रिया के राहत कार्य में लगा हुआ था। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि ईशान इतना संवेदनशील और मददगार है। अगले कुछ घंटे माया के लिए बेचैनी और विचारों से भरे रहे। उसने ईशान को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गई। वह जानती थी कि वह इस समय जरूरतमंदों की मदद में व्यस्त होगा। शाम को उसे रिया का फोन आया, जिसने अनाथालय में ईशान के अद्भुत काम के बारे में बताया और मिस्टर वर्मा के डॉक्यूमेंट्री के प्रस्ताव का जिक्र किया। उसी रात ईशान ने माया को फोन किया और अनाथालय के अनुभवों को साझा किया। उनके बीच एक गहरी समझ और सम्मान का बंधन और मजबूत हुआ। अगले कुछ दिनों में ईशान अनाथालय में व्यस्त रहा। माया भी कभी कभी रिया के साथ जाती और बच्चों की मदद करती। अनाथालय शहर के बाहरी इलाके में एक शांत जगह पर स्थित था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जिसे माया महसूस कर सकती थी। प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा पिछले 15 सालों से अनाथालय का नेतृत्व कर रहे थे। रिया ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थीं। उनका समर्पण, बच्चों के प्रति उनका स्नेह और अनाथालय को बेहतर बनाने के लिए उनके प्रयास। वर्तमान मैनेजर, जो पिछले 25 सालों से संस्था का प्रबंधन देख रहे थे, के बारे में रिया ने बताया कि वे थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन नियमों का पालन करने वाले और अनाथालय की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक दिन जब ईशान बच्चों की तस्वीरें ले रहा था, माया ने अनाथालय के वार्डन से बात की। वार्डन एक मध्यम आयु की महिला थी, जिनका नाम सिस्टर राधा था। ने प्रबंधन और प्रिंसिपल की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि मिस्टर वर्मा बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने मैनेजर की कर्तव्य निष्ठा और अनाथालय के सुचारू संचालन में उनके योगदान का भी उल्लेख किया। सिस्टर राधा ने अनाथालय के सकारात्मक पहलुओं
बच्चों के बीच भाईचारे और स्टाफ के समर्पण की एक बहुत ही सुखद तस्वीर पेश की। लेकिन माया को कुछ और महसूस हो रहा था। जब वह बच्चों के साथ बातचीत कर रही थी या उन्हें खेलते हुए देख रही थी, तो उसने उनकी आंखों में एक अजीब सा डर देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, कुछ बताना चाहते हों, लेकिन उन्हें खुलकर बोलने की अनुमति नहीं थी। उनकी हंसी में भी एक अजीब सी कमी थी, जैसे कोई अनकहा बोझ उनके छोटे कंधों पर रखा हो। माया ने कुछ बच्चों को आपस में दबी आवाज में बात करते हुए सुना था। उनकी बातें रहस्यमय और चिंताजनक लग रही थीं। एक शाम जब माया अनाथालय में थी, तो उसकी नजर एक कोने में बैठी हुई एक छोटी लड़की पर पड़ी, जो नीली डायरी में कुछ लिख रही थी। वह डायरी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उस दिन कैफे में उस अधेड़ उम्र के सज्जन ढूंढ रहे थे। माया ने बच्ची के पास जाकर धीरे से पूछा, यह डायरी तुम्हारी है? लड़की ने डरते हुए सिर हिलाया, यह मुझे पार्क में मिली थी। माया ने डायरी को ध्यान से देखा। वह सचमुच वैसी ही थी। अगले दिन उसने ईशान को उस डायरी के बारे में बताया। ईशान को तुरंत उस अधेड़ उम्र के सज्जन याद आए जो कैफे में परेशान दिख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर उस व्यक्ति को ढूंढेंगे और उसकी डायरी वापस करेंगे। उन्होंने शब्दों का संगम के मालिक से पूछताछ की और उन्हें पता चला कि वह सज्जन अक्सर वहां आते थे और उनका नाम मिस्टर गुप्ता था। उन्होंने मिस्टर गुप्ता का पता लगाने की कोशिश की और कुछ प्रयासों के बाद उन्हें पता चला कि मिस्टर गुप्ता पास के एक पुस्तकालय में काम करते हैं। एक शाम माया और ईशान उस पुस्तकालय में गए और मिस्टर गुप्ता से मिले। अपनी नीली डायरी को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि यह डायरी उनकी पत्नी की थी, जो लगभग 10 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गई थी। उन्होंने माया और ईशान को उनके इस नेक काम के लिए धन्यवाद दिया। जब मिस्टर गुप्ता चले गए तो माया ने उत्सुकतावश डायरी के कुछ पन्ने पलटे। अंदर की लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन स्पष्ट थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैलती गई। डायरी में उनकी पत्नी के निजी विचार और भावनाएं तो थी ही, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जिसने माया को हिला कर रख दिया। एक पृष्ठ पर उनकी पत्नी ने जीवन ज्योति अनाथालय में अपनी नौकरी के बारे में लिखा था, जहां वह हॉस्टल वार्डन थी। उन्होंने लगभग 10 साल पहले घटी एक भयानक घटना का जिक्र किया था। 5 बच्चों का अचानक गायब हो जाना। पुलिस ने बिना किसी गहरी जांच के इसे बच्चों का भाग जाना बताकर केस बंद कर दिया था, लेकिन डायरी में सच्चाई कुछ और ही लिखी थी। उनकी पत्नी ने लिखा था कि गायब होने से 3 दिन पहले उन 5 बच्चों को अनाथालय के मैनेजर के आवास पर बुलाया गया था, जहां उनका पूरा शारीरिक परीक्षण किया गया था। फिर 3 दिन के बाद उन्हें फिर से मैनेजर के आवास पर बुलाया गया और वे कभी वापस नहीं लौटे। मिस्टर गुप्ता की पत्नी ने इस बारे में प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा को बताया था, जिन्होंने कहा था कि वे बच्चों की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन डायरी के अगले पन्नों पर और भी भयावह बातें लिखी थीं। उनकी पत्नी ने एक दिन प्रिंसिपल
और मैनेजर को ऑफिस में बात करते हुए सुना था। वे स्वस्थ अंगों के खरीदारों के बारे में बात कर रहे थे। उस समय तो वह समझ नहीं पाई थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें उस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ कि उन 5 गायब बच्चों की हत्या कर दी गई थी और उनके अंगों को अमीर मरीजों को मोटी रकम में बेच दिया गया था। उन्होंने यह सब पुलिस को बताने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उस सौदे में शामिल था। उसने प्रिंसिपल को मिस्टर गुप्ता की पत्नी के इरादे के बारे में बता दिया। अगले ही दिन मिस्टर गुप्ता की पत्नी की एक दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद एक गुंडा मिस्टर गुप्ता के घर आया और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी अगर उन्होंने इस बारे में किसी से भी शिकायत करने की हिम्मत की। अपने परिवार को बचाने के लिए मिस्टर गुप्ता ने यह भयानक सच किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी पत्नी ने अपनी मौत के एक दिन पहले यह सब डायरी में लिख दिया था। माया ने कांपते हाथों से डायरी बंद कर दी। उसका मन घृणा और डर से भर गया। ईशान ने उसकी बदली हुई रंगत देखी और पूछा, क्या हुआ माया? क्या डायरी में कुछ? माया ने उसे पूरी बात बताई, डायरी में लिखी हर भयानक सच्चाई को दोहराया। ईशान भी सुनकर सन्न रह गया। अनाथालय जिसे वे मदद करने के लिए गए थे, एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। माया ने बच्चों की आंखों में देखे हुए उस डर को याद किया। अब उसे उस डर का कारण समझ में आ रहा था। अब उनके सामने एक बड़ी नैतिक दुविधा थी। क्या उन्हें इस भयानक सच्चाई को पुलिस के सामने लाना चाहिए, भले ही इसका मतलब खतरा मोल लेना हो, या उन्हें चुप रहना चाहिए, जैसे मिस्टर गुप्ता ने अपने परिवार को बचाने के लिए किया था? और इस समय मिस्टर वर्मा की क्या भूमिका थी, जो इतने लंबे समय से प्रिंसिपल थे और जिनके बारे में सिस्टर राधा इतनी अच्छी बातें बता रही थी? क्या वह सचमुच में अनजान थे या वह भी इस भयानक षड्यंत्र का हिस्सा थे? मैनेजर, जो इतने सालों से अनाथालय का प्रबंधन देख रहा था, निश्चित रूप से इस सब में शामिल था, लेकिन उसकी पहुंच कहां तक थी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।